पाकिस्तान के अंदर से भी काफ़ी खबरें आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं, ख़ास तौर पे जंग के हालात। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, बल्कि ये कहें कि बोंगी मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमला ना करते हम ईरान के ऊपर तो अगले 2 हफ्तों में ईरान एटमी हथियार बना लेता है। अब ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई शहीद जो है उन्होंने फतवा दे रखा था कि ईरान एटमी धमाका नहीं करेगा, और उनकी ज़िंदगी में तो ये होना नहीं था, तो वो फतवा देने वाले को तो शहीद कर दिया और अब वो एटमी धमाका कर भी सकते हैं, कोई पता नहीं है। और दूसरा, गुज़िश्ता साल 2025 में जून के महीने में अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए थे ईरान में, जो 200-300 मीटर तक नीचे जाके मारते हैं उनके बम, ज़मीन को फाड़ के अंदर जाते हैं। अब वो उन्होंने बम इस्तेमाल किए थे और ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं वहाँ पे बम्बारमेंट की थी। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि अब ईरान एटमी धमाका नहीं कर सकेगा, हमने उनको बहुत पीछे धकेल दिया, वो कभी भी एटमी धमाका नहीं कर सकेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा था। तो उस वक्त जो कार्रवाई की थी वो भी एक फेस सेविंग थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें भी ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना अमेरिका को कोई नुकसान हुआ था, बल्कि इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने वापस हमला किया तो फेस सेविंग के लिए अमेरिका बीच में आया और अमेरिका को निकलने के लिए फेस सेविंग कुछ दोस्त ममालिक ने लेकर दी थी। तो इससे अमेरिका को कुछ नहीं मिला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी झूठ बोल दिया था। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बना लेता अगर हम ये हमला ना करते तो। कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अमेरिका के अंदर से जो लोग ब्रीफिंग लेकर निकल रहे हैं ना, जिनको इदारे ब्रीफिंग दे रहे हैं, अमेरिकी हुकाम जिनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो सेनेटर्स भी या कांग्रेसमैन बाहर आके वो कहते हैं जी हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमें ये समझा ही नहीं पा रहे कि ये हमला इन्होंने किया क्यों। इनके पास कोई एक प्रॉपर वजह नहीं है ये हमला करने की, और ये कोई जवाब फराहम नहीं कर पा रहे कि अब ये इन्होंने करना क्या है, और ना कोई आगे का प्लान है कि इन्होंने जाना किधर है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, ईरान ने एक धमकी लगाई। मैं बार बार चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल ये कोशिश करेंगे कि ईरान की चेन ऑफ कमांड को तोड़ा जाए। अगर वो उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक बिखरी हुई फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन ईरान ने खबरदार किया, उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ईरान के अंदर रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो उसके बाद जो हम हमला करेंगे वो हम किसी और जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि जो इसराइल की एटॉमिक साइट्स हैं वहां पे अटैक करेंगे। जो जौहरी तनसीबात या जौहरी साइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जौहरी मराकज़ के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी वो कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर आपने रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो जो एटॉमिक साइट्स हैं इसराइल की, उस पर अटैक करेंगे, उस पर तो फिर इसराइल के बाद बचेगा ही कुछ नहीं। पूरे रीजन के अंदर एक ताबकारी पैदा हो जाएगी और बहुत बड़ा मसला जन्म ले लेगा। अब चीन ने सालसी के लिए, हालात क्योंकि ख़राब हो रहे हैं, तो चाइना ने बात की है सऊदी अरब से, कतर से, बाकी मुल्कों से, ईरान के साथ भी उन्होंने बात की। तो चाइना अपना एक सालसी के लिए नुमाइंदा मिडिल ईस्ट में भिजवा रहा है ताकि सालसी की जाए और किसी तरह इस जंग को रोका जाए। सालसी इस बात पे भी हो जाए ना कि कम से कम ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इसराइल लड़ता है तो ईरान उसको जवाब दे सकता है, उनके अड्डों पे मार सकता है, लेकिन कम से कम अरब ममालिक और ईरान की आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये चाइना की भी प्रायोरिटी है, ये ईरान की भी प्रायोरिटी है, और यही अरब हुक्मरान भी चाहते हैं। अब तक तो ऐसा है। अमेरिका इस लड़ाई को खींच के ना एक और तरफ लेकर जा रहा है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ईरान ने यह बताया कि ना उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया, जो तुर्की के ऊपर एक हमला हुआ वो ईरान ने नहीं किया। ईरान ने यह बताया कि अज़रबैजान के ऊपर एक अभी जाके एक ड्रोन गिरा है, कुछ लोग मिसाइल कह रहे हैं, और वो जो गिरा जाके वो एक एयरबेस के एरिया में गिरा। कुछ इतलात ये भी हैं कि वो इसराइली कोई अड्डा था वहाँ पे, इसराइल के कोई एसेट से। तो इसराइल के साथ अज़रबैजान के ताल्लुकात हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब अज़रबैजान ने आर्मीनिया को जंग में शिकस्त दी थी तो 2 मुल्कों के ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक इसराइल के और दूसरे तुर्की के, और उनके जरिए से उन्होंने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाग खाली करवाया था। तो इसराइल के साथ मैं ये जानता हूं कि अज़रबैजान के ताल्लुकात चीज़ें चलती हैं। वो उनको कुछ पेट्रोलियम भी सप्लाई करते हैं अज़रबैजान, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम वहाँ पे है, तो वो पाइपलाइन के जरिए से तुर्की तक जाता है और वहाँ से आगे वो इसराइल को सप्लाई भी करते हैं। ये बात एक हकीकत है। अच्छा, इसमें जो अज़रबैजान पे अटैक हुआ उसमें ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। इसके अलावा जो बरतानिया का साइप्रस के अंदर जो अड्डा है वहाँ पे जो अटैक हुआ उसको भी ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। तो अलग अलग जगहों पे जो अटैक हो रहे हैं, या ये आरामको के ऊपर जो अटैक हुआ, ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। जो ऑयल फैसिलिटीज हैं इनको हम नहीं मार रहे, हम अरब सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे। बहुत सारे हमले, जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये सारे हमले ईरान ने नहीं किए थे, लेकिन ये सारे हमले एक प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, ताकि इसके जरिए से बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा करके ईरान के साथ लड़वाया जा सके और ईरान को इस रीजन में एक विलन के तौर पे दिखाया जाए कि देखिए ये सबको मार रहा है। हालांकि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी खौफनाक बमबारी ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। यहां मेरे पास एक खबर है, और ये अमेरिकन है, माइक एडम्स, ये हेल्थ रेंजर्स हैं।
इन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान में उस किस्म के जंगी जराइम कर रहा है जिस तरह के जंगी जराइम किए गए थे नेतन्याहू की जानिब से गाजा में। जैसे फलस्तीनियों को उन्होंने मारा और मलिया मेट किया, इसी तरह अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया उन्होंने, वो कर रहा है ईरान के अंदर। ईरान में तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं, सरकारी इदारे हैं, पुलिस के दफातर हैं, हर जगह को मलिया मेट किया जा रहा है और सिविलियंस की कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 1100 के करीब आम शहरी ईरानी अब तक की इतला के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। 4-5 दिन की लड़ाई है टोटल। तो ये लगातार अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। अब लड़ाई जो थी ना, वो पहले जो ईरान लड़ाई लड़ रहा था, ये लड़ाई ईरान के जनूब में चल रही थी। यानी आप ये ईरान का नक्शा देखें ना, आप ये नीचे का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ईरान के आसपास कौन कौन से मुल्क हैं। तो पहले ये लड़ाई नीचे जनूब की जानिब से चल रही थी, थोड़ा सा जनूब मगरिब की जानिब भी जाती थी। यानी इस लड़ाई में ईरान का मुकाबला था नीचे उन बेसिस से जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट कर रहा था। यानी आप शुरू हो जाए ना नीचे ओमान से, आगे यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उर्दन आ जाता है, पीछे इसराइल आ जाता है। तो अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरान का सारा फोकस और लड़ाई यहां पे जनूब में थी, लेकिन अब ये लड़ाई शिफ्ट होकर मगरिब में और शुमाल मगरिब में चली गई। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको इराक से ऊपर तुर्की और तुर्की के बॉर्डर से ऊपर अजरबैजान तक इस लड़ाई को पहुंचा दे। तो ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा ईरान के लिए। और यहां से कुर्दों को इक्विप्ड किया गया है, कुर्दों को हथियार और साजो सामान दिया गया है। और अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनके मीडिया ने बताई, 1000 कुर्दों ने ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जदीद हथियारों के साथ, और उनकी मदद फिजा से अमरीकी और इसराइली कर रहे हैं। जबकि आपको मैंने बताया पिछले वीलॉग में कि कमांडोज उतारे गए हैं नजफ के सहरा में, और ये इराक की तरफ से ईरान को एंगेज करेंगे और यहां से अटैक करेंगे। तो मुख्तलिफ एरिया से ईरान को एंगेज किया जा रहा है। अभी जो ईरान का एरिया बाकी बचा है जहां पे अटैक नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। यानी इसे आप ये कह सकते हैं जो मशरकी साइड है या ऊपर टॉप पे जो शुमाली साइड है, यहां से ईरान के ऊपर अभी बंद है बॉर्डर, यहां पे किसी किस्म का अटैक नहीं हो रहा, ये बॉर्डर ठंडे हैं। लेकिन अमेरिका फ्यूचर में इनको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉपर खबर इसके बारे में नहीं आती। ईरान के जो जेरे जमीन जखायर हैं उनको तबाह करने के हवाले से एक बड़ा दावा किया है अमेरिका ने और इसराइल ने। वे कह रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल जखीरा जो है उसे महफूज रखने के लिए ज़मीन के अंदर पूरे पूरे शहर तामीर किए हुए थे, मगर अब हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि हमें पता चल गया कि वो कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ से वो मिसाइल बाहर निकालते हैं, ड्रोन बाहर निकालते हैं। तो वो कहते हैं जैसे ही वो सुरंगों से बाहर आते हैं हम उन्हें फ़ौरन निशाना बनाते हैं। जबकि बंकर बस्टर बम, ये वो बम होते हैं जो बंकर्स को तबाह करते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़मीन की बहुत गहराई में है तो उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो वो जो सुरंगों के दाखिली और खारजी रस्ते हैं ना, जहाँ से दाखिल होते हैं निकलते हैं, और वो उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान जो है वो अमली तौर पे अपने हथियारों को कम से कम इस्तेमाल करे। अब ये जनाब अमेरिका और इसराइल का दावा है कि सैकड़ों मिसाइल और लॉन्चर हमने तबाह कर दिए हैं, जिससे ईरान की वो सलाहियत कमज़ोर हो रही है जिसके जरिए वो जंग के आगाज़ में बड़ी तादाद में हमले कर रहा था। अच्छा, ईरान के हमलों के अंदर शिद्दत में कमी आई है। पहले ईरान ने बहुत तेज़ी से ड्रोन्स दागे, बहुत तेज़ी से उसने मिसाइल दागे। अब ईरान जो बात कर रहा है वो मुख्तलिफ है। वो ये कह रहा है कि हम तो पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, हमने तो 3rd और 4th जनरेशन के अभी इस्तेमाल ही नहीं किया हथियार। हमारे जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं वो तो पड़े हुए हैं, वो तो इस्तेमाल करने हैं। एक मिसाइल के बारे में आपको बताता हूँ कि ईरान ने नया मिसाइल एक चलाया है, खुरमशर, इसी तरह नाम है इसका, और खुरमशर 4, इसको खैबर भी कहते हैं सादा ज़ुबान में। तो ये 2000 किलोमीटर तक जाता है, बहुत ज़्यादा वॉरहेड भी लेकर जा सकता है। ये मिसाइल ईरान ने नया इस्तेमाल किया, इससे पहले उसने इस जंग में इसको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल हैं जो डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं, यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मिसाइल इनके पास हैं, लेकिन वो मिसाइल अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए इस लड़ाई में। तो क्या ईरान उनको इस्तेमाल करने जा रहा है या करने की कैपेसिटी रखता है? अमेरिका और इसराइल जो है वो ये दावा करते हैं कि नहीं, हमने तो वो एरिया ही बंद कर दिया जहां से मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं और हमने उन फैसिलिटीज़ को तबाह किया। जबकि ईरान ये कह रहा है कि कुछ भी तबाह नहीं हुआ, हम जवाबी हमला करेंगे तो पता चल जाएगा। भारत इस वक्त ईरान की जानिब से शिद्दत में कमी है, जबकि इसराइल और अमेरिका की जानिब से लड़ाई की शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा था उसका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है मिडल ईस्ट की जानिब से और अमेरिका और इसराइल की जानिब से, कि ईरान का जो शायद ड्रोन आता है या ईरान जो भी ड्रोन भेजता है हमला करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए बहुत महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और पैसा पानी की तरह बह रहा था, और इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, जिसका नुकसान यूक्रेन को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, और इसका रशिया को फायदा होगा कि ये इंटरसेप्टर्स जितने कम होंगे रशिया उतना ज्यादा यूक्रेन के ऊपर और यूरोप के ऊपर दबाव बढ़ा सकेगा। तो इन्होंने तो पानी की तरह इंटरसेप्टर्स चलाए हैं यहां मिडल ईस्ट में, और ईरान ने काफी हद तक डैमेज कर दिया, जखीरा खत्म कर दिया। अब जाके इनके दिमाग में आइडिया आया कि यूक्रेन से वो ड्रोन लिए जाए जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, यानी ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन भी जा सकता है ना, और ये बहुत सस्ता है। तो यूक्रेन ने जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हुए हैं उनकी कीमत कितनी है पता है?
उनकी कीमत है 5,000 तक, यानी $3,000 से $5,000 तक। ईरान का जो ड्रोन है वो $20,000 का है। उसको रोकने के लिए अगर $5,000 का ड्रोन लगता है तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। 1 2 3 ड्रोन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये ड्रोन हासिल करने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और यूक्रेन ने कहा जी हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन बताएगा और यूक्रेन ड्रोन की सप्लाई करेगा, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर बहुत ज्यादा गर्म कर देगा और यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि रशिया प्रॉपर तरीके से मैदान में आ चुका है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ, इनके जो स्टेटमेंट आए हैं इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रूस इस लड़ाई को कैसे देख रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो बनने वाला है इस लड़ाई का, या चाइना को बहुत फायदा होगा। देखिए ना, पूरी दुनिया का तेल बंद है, चाइना का तेल बंद नहीं हो रहा, उनको सप्लाई लगातार जा रही है, क्योंकि वैसे भी चाइना के साथ बिगाड़ता नहीं ईरान। ईरान का 90% ऑयल पाबंदियों के बावजूद चाइना खरीदता है। फिर चाइना ईरान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो उन्होंने वादे किए हैं वो $400 अरब के हैं। तो ईरान चाइना के साथ तो नहीं बिगाड़ता। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि वो ममालिक जो अमेरिका और इसराइल की जारहियत से मुतासिर हैं, यानी जिन ममालिक के ऊपर इसराइल और अमेरिका दबाव डालता है और उन्हें परेशान करता है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। यानी लड़ाई के नुक्ता नजर से हम उनके साथ हैं। हम उनके लिए दीगर अमन पसंद मुल्कों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे जो अमेरिकी हमले को मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना देगा। देखिए ना, ये लड़ाई में अमेरिका बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ईरान से मार खाना तो अमेरिका का नहीं बनता था, लेकिन बहुत मार पड़ी है उन्हें, और ईरानियों ने मारा, उनके सारे अड्डे तबाह किए हैं यहाँ पे इस रीजन में। तो इसके बाद रशिया को और बाकी मुल्कों को बहुत हौसला मिला, जो मिलना भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा हम बाकी मुल्कों के साथ मिलकर, जो ज़ेर-ए-ताब है अमेरिका के और इसराइल के, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि अब अरबों की तरफ भी नज़र है रशिया की और बाकी मुल्कों की तरफ भी, ताकि आइंदा अटैक ना किया जा सके। फिर उन्होंने कहा हम अमेरिका और इसराइल के लिए ये फिदा इतना सख्त बना देंगे और इस हद तक जाएंगे कि ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन हो ही ना सके। अब ये बहुत सारे इशारे दे रहे हैं रूसी वज़ीर खारजा, और चीज़ें बहुत क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के मकासद में से एक मकसद यह है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में खलीज फारस के ममालिक को शामिल करें। ये भी उन्होंने कहा। वो जो मैं आपको कह रहा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस पर भी उन्होंने बात की कि जनाब ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके शामिल किया जाए लड़ाई के अंदर अरब ममालिक को और बाकी ममालिक को, ताकि ईरान के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़े। नाज़रीन, भारत शदीद तनकीद की जद में आ गया। वजह यह है कि भारत की नेवी ने दावत दे के ईरानी बहरिया को बुलाया था, उनका जंगी जहाज गया था और वो बहरी मशकों में उसने हिस्सा लिया। ये निहत्ते फौजी थे, ये इंडिया के पानियों में ही मौजूद थे और वहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइजेज ख़त्म करके मूव कर रहे थे। तो इनको अमेरिकन ने भारतीय पानियों के अंदर डबो दिया और वहाँ पे 80 से ज़ायद ईरानी फौजी शहीद हो गए। अब इसके ऊपर इंडिया के अंदर इंडिया पे तनकीद हो रही है और बैन अवी सतह पे हर जगह पे इंडिया पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने मेहमानों का ख्याल नहीं रखा। इस पे ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए ईरान से तकरीबन 2000 मील दूर बैन अवी पानियों में हमला किया है। मेरे अल्फाज लिख लें, अमरीका ने इस हमले से जो मिसाल कायम की है, ईरानी फ्रिगेट जहाज डयाना भारतीय बहरिया का मेहमान था, ये उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ये जनाब वज़ीर ख़ारजा ईरान अब्बास अराकची का स्टेटमेंट है। इंडिया के अंदर बहुत तनकीद हो रही है। इंडिया में इतनी जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका की मजम्मत कर दे कि हमारे मेहमान आए हुए थे, वो निहत्ते फौजियों का आपने उनका जहाज डबो दिया। ये क्या तरीका है? अमेरिका की मजम्मत भी नहीं कर पा रहा, हत्ता कि वो ईरान के साथ ताज़ियत भी नहीं कर पा रहा कि उनके साथ जाके हमायत कर दे कि जी आपके साथ ज्यादती हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा भी कुछ नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, सऊदी इंटेलिजेंस के जो साबिक चीफ हैं शहजादा तुर्की अल फैसल, उनका एक स्टेटमेंट आया और ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर हमें इसलिए नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि सऊदी अरब को बाकी मुल्कों समेत इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की जा रही है। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे करके ट्रंप को इस जंग पर आमादा किया और ये कि वो उनकी राय की हमायत करें। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं, ये नहीं होना। और यही बात अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई थी नहीं अमेरिका की, ये नेतन्याहू की एक ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने के लिए उसको अमेरिका में एक ऐसा सदर मिल गया जिसको उसने इस्तेमाल कर दिया बेवकूफ़ बना के, और डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। वो कहते हैं जनाब कि ईरान एटमी धमाका करने वाला था। अब देखें ना, दुनिया में तेल का बहरान और गैस का बहरान संगीन होता जा रहा है। अब नाए हरमज की बंदिश से सप्लाई लाइन बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है, जिसका अमेरिका पर दबाव पड़ रहा है। अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों के लिए बंदिश है, लेकिन चाइना का तेल जा रहा है, वहाँ से गुजर रहा है। देखिए ना, अमेरिका को तो प्रॉब्लम यह था कि चीन का तेल बंद होना चाहिए और बाकी सबका बंद हो गया, चीन का चल रहा है। और चीन ने अपनी तमाम रिफाइनरीज को यह हुक्म जारी कर दिया है कि वो तेल की एक्सपोर्ट बंद कर दें। चीन में रिफाइनरीज है ना, वो खाम तेल आता है, वहाँ से वो दुनिया को सप्लाई करते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया का, फिलिपीन का, हांगकॉन्ग का, सिंगापुर का, बहुत सारे ममालिक का ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारे अमेरिका के चहीते ममालिक हैं, तो चाइना ने वहाँ पर बंद कर दिया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से चंद खबरें हैं
सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए नई कानून साजी कर दी गई है। आप अंदाजा करें कि एक आदमी जो 2.5 साल से जेल में कैद है, उसको मजीद अंदर रखने के लिए पाकिस्तान का निजाम इस हद तक गिर चुका है कि एक मरतबा फिर कानून साजी कर रहा है। सेनेट में खामोशी से वारदात डाली गई, फिर कौमी असेंबली में, और प्राइवेट मेंबर बिल में चेयरमैन नैब की देखिए मुद्दत खत्म हो गई ना, अब घर जाओ ना, जनरल साहब को घर जाना चाहिए। तो चेयरमैन नैब को जो चंद दिन बाद अपनी मुद्दत पूरी करने वाले थे, उनको 3 साल की मजीद तौसीह मिल गई है। जनाब, जब तक हम नया नहीं लगाते आप काम करते रहे। दूसरा, इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर जमानत का जो केस है अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा बल्कि आईनी अदालत में जाएगा। ये कार्रवाई क्या डालेगी? देखें, नैब कानून में जो नई तरमीम है ना, ये सेनेट से मंजूर की गई है, और तरमीम के बाद अब इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है या नैब का जो तोशाखाना केस है, इन दोनों में जो हतमी अपील है अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी बल्कि वो आईनी अदालत में जाएगी, जो आईनी अदालत को कंट्रोल करते हैं ये लोग। और आईनी अदालत के बारे में भी एक चीज यहां पे शर्त रख दी गई है कि आईनी अदालत मुकम्मल शवाहिद का जायजा नहीं लेगी, सिर्फ अपील इस पॉइंट पर सुनेगी कि कहीं ट्रायल में किसी आईनी हक की खिलाफवर्जी तो नहीं हुई। यानी सिर्फ टेक्निकल चीजें देखेगी, वो ये नहीं चाहेगी कि जनाब इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, ये चेक नहीं कर सकेगी आईनी अदालत। अब मुझे बताएं, फौजदारी मुकदमात आईनी अदालतों में जाएंगे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को जेल में रखना है? ये पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर अदलिया का तबाह करने जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। पाकिस्तान में नाज़रीन तेल और गैस की किल्लत पैदा हो रही है, इसके बावजूद कानून साजियां इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं। दहशतगर्दी बढ़ रही है, अफगानिस्तान के साथ रोजाना आपकी लड़ाई चल रही है, मईशत और सरमायाकारी का फालूदा निकल चुका है, लेकिन तरमीम की जा रही है। बिजली ₹1.63 मजीद महंगी कर दी गई है पाकिस्तानियों की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन तरमीम जारी रहेंगी। तेल और गैस की किल्लत हो गई पाकिस्तान में आलमी हालात के पेश नजर, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तरमीम इन्होंने करनी है। सऊदी अरब ने इमदाद रोक ली पाकिस्तान की। नाज़रीन, उन्होंने कहा जी हम सऊदी लोगों से टैक्स लेते हैं, उस पैसे से आपको मदद देते हैं या सरमायाकारी करते हैं, हमने नहीं करनी सरमायाकारी और हमने आपको इमदाद नहीं देनी। पहले आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म लेकर आए, अपने लोगों से आप टैक्स लें, और काफी सारी शर्त रख दी सऊदी अरब ने और इमदाद रोक दी। ये है पाकिस्तान के हालात। लेकिन हमारे जर्नैलों की तवज्जो सारी की सारी इस बात पे है कि इमरान खान को जेल के अंदर कैसे रखना है। टेक्निकल बुनियादों पर रखें, झूठे केसेस में रखें, जैसे भी रखें, तवज्जो फिर वहीं पे। अमेरिका के जूते पॉलिश करो, आलमी सतह पे सबको मना के रखो, और इसके बहाने इमरान खान को जेल में रख के अपने इक़्तिदार को तूल दो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।